बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज यौम तकबीर माजी के जितने भी यौम तकबीर मनाए गए उनसे मुख्तलिफ है और आज के हालात वो हैं जिनका कुछ अर्सा पहले तक तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। ना दुनिया तसव्वुर कर सकती थी, ना पाकिस्तान के अवाम तसव्वुर कर सकते थे कि क्या कुछ ज़ाहिर होगा। कोहे कराक्रम की बुलंदियों पर सतह समुंदर से 8000 मीटर ऊंचाई वाले इलाके में एक मुहीब जंगी ताकत का मुजाहरा हुआ है, जिसके बाद से भारत के वार कंट्रोल रूम में परेशानी ही नहीं, उदासी और मायूसी के साए भी छा गए हैं। और भारत के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा ने एतराफ़ किया है कि इस इलाके में यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस इलाके में ताकत का तवाज़न बदल गया है। ये नहीं कहा कि कायम हो गया है यानी भारत और पाकिस्तान बराबर बराबर आ गए, बल्कि बदल गया है, यानी कि भारत का पलड़ा जो भारी था वो अब हल्का हो गया है और पाकिस्तान का भारी हो गया है। चीन ने अफ़गानिस्तान को कैसे राम किया और अब वो उस वसी आलमी इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें चीन है, पाकिस्तान है और तुर्की है और आज़रबाईजान है, और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा फ़ौजी ब्लॉक है। 1.5 अरब की आबादी लगभग चीन की है, 25 करोड़ पाकिस्तान की है। तुर्की, अफ़गानिस्तान और आज़रबाईजान के मज़ीद 12 करोड़ मिला ले, और इस इत्तेहाद में यानी इत्तेहाद से बाहर रहते हुए भी एक और मुल्क है जो दरअसल इसमें शामिल है और उसका नाम है बांग्लादेश। ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक बन गया है और इसका ज़हूर इस 4 रोज़ा जंग के बाद हुआ है। और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि अलीमा ख़ान ने बाकायदा दस्तावेज़ी शक्ल में माफ़ी मांग ली है, भीख मांग ली है, माफ़ी नहीं, माफ़ी का लफ्ज़ गलत हो गया, भीख मांग ली है कि मेरे भाई को रिहा करो। उसके अल्फाज मैं आपसे अर्ज़ करूँगा और आप फिर ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि इससे बढ़कर भीख के अल्फाज और क्या हो सकते हैं और इससे बदतर भीख के अल्फाज और क्या हो सकते हैं। मुकम्मल शिकस्त, मुकम्मल सरेंडर और ये खाली खुली धमकियाँ कि हम तहरीक चलाएंगे, मुहाजिर कैंप लगाएंगे, खैमा बस्ती लगाएंगे, सड़कों पर आएंगे, ये अब वो एक शामिल बाजा की गर्दान है यानी जिसकी इनको आदत पड़ गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाज़रीन, आज यौम तकबीर है और 1998 में पाकिस्तान ने भारत के 4 एटमी धमाकों के मुकाबले में 5 एटमी धमाके किए थे, बल्कि 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए थे, 5 एक दिन और 1 अगले दिन। और इस दिन ने पाकिस्तान का सर आलमी बरादरी में फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान काबिल ज़िक्र ममालिक की गिनती में आ गया। वहाँ पाकिस्तान के अंदर हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती की एक नई लहर पैदा हुई जिसने पाकिस्तानियों को मुत्तहद कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करने के लिए आलमी साजिशें तेज़ हो गई और ख़तरा भी पैदा हुआ कि शायद पाकिस्तानी यकजहती मुतासर होने को है। लेकिन आज फिर 4 रोज़ा जंग ने इन हालात को यकसर बदल दिया। यौम मई की अहमियत ये है कि इस दिन पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज ने और इसके तमाम दानश्वर तबक़ात ने इत्तफ़ाक़ राय से ये ऐलान किया कि हम मुल्क की दिफ़ा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और कुर्बानी दी है। और साथ ही पाकिस्तान ने ये साबित किया कि इसके पास साइंसी माहिरीन की ऐसी तादाद, इतनी तादाद मौजूद है कि जो दुनिया के किसी भी एटमी मुल्क के मुकाबले में लाकर खड़ी की जा सकती है। हमें किसी की कमी नहीं। और ये कि इस दिन जो जिसको नज़रअंदाज किया गया जिस बात को, वो ये कि इस दिन असाकर पाकिस्तान ने और रियासत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था कि हम असलहा में, हथियारों के हसूल में दिन ब दिन ख़ुद इन्हिसारी की तरफ जाएंगे। और उस दिन के बाद आपने देखा लड़ाका तैयारे हों या टैंक हो या बहुत सारे दूसरे हथियार हों और वो ड्रोन तैयारे हों, हर चीज़ में पाकिस्तान ने चीन के साथ पार्टनरशिप करते हुए ये असला और तैयारे बनाए और एक तरह से ख़ुद कफ़ालत, ख़ुद इन्हिसारी हासिल कर ली। अब अमेरिका और यूरोप के हथियारों पर हमारा इन्हिसार इतना ज़्यादा नहीं रहा। चीन के साथ पार्टनरशिप है लेकिन बहुत सारे हथियार हम पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ा दिन है और ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल जब ये मनाया जा रहा है तो हालात यकसर बदल गए हैं। वो हालात नहीं हैं जो पहले थे और यकीनन पसे पर्दा कोशिशें कुछ अर्सा पहले से जारी थी, जिनका इजहार इस जंग 4 रोज़ा में हुआ। नाज़रीन, तारीख़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो अपने स्पेक्ट्रम में, अपने स्कोप में इतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, लेकिन उनके अंदर से जो नतीजा निकलता है वो बहुत बड़ा होता है। मैं बतौर मुवाजना नहीं, कोई मुशाबित भी नहीं, सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पर, वैसे भी उसवा हुस्ना अल्लाह ताला ने सीरतुन नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को उसवा हसना कहा है, तो उसमें से मिसालें तलाश करना हम पर वाजिब है ताकि उनसे रोशनी मिले, रहनुमाई मिले। और ये कुदरत का एक सिस्टम है जिससे हमें समझने में मदद मिलती है अगर हम सीरतुन नबी का तफसील से मुतालिया करें, जो कि हम नहीं करते। तो नाज़रीन, मैं आपको जंग बदर का हवाला देना चाहता हूँ। जंग बदर कितनी बड़ी जंग थी। आम जंगी पैमाने के लिहाज से इसे तो यानी एक झड़प कहा जा सकता है। यानी एक तरफ 1000 फ़ौजियों का लश्कर था जिसमें कुफ़ार थे, कुफ़ार मक्का थे और मुशरिकीन भी थे और कुछ में शायद मसीही भी थे। मक्का में 3 किस्म के लोग थे ना, एक कुफ़ार जो खुदा को मानते ही नहीं थे, एक मुशरिक जो बुतों की पूजा करते थे और ये सबसे ज़्यादा थे, और एक नसारा यानी कि मसीही। तो 1000 का ये लश्कर था जिसे लश्कर भी नहीं कहा जा सकता, एक छोटा सा दस्ता 1000 अफराद का। और मुकाबले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे मुबारक की तादाद तो और भी कम थी, यानी 313, 1 और 3 का मुकाबला था। लेकिन मजमूई तौर पर ये इसका स्पेक्ट्रम कितना था? कुल 1300 अफराद की जंग थी, कुल 1300 अफराद, यानी 1000 उधर से 313 इधर। बहुत छोटा सा एक हुजम था इसका, और जिसमें कैजुअल्टीज़ हुई वो भी ज़ाहिर बहुत ही कम हुई। 70 काफरों की तरफ से मारे गए, कुछ दर्जन शहीद हुए मुसलमानों की तरफ से। यानी कि ये एक महदूद किस्म की झड़प थी। अगर इसके बाद कोई नतीजा ना निकलता तो शायद तारीख़ में इसका कभी तफसील से ज़िक्र भी ना आता। लेकिन इस छोटी सी जंग के अंदर से नतीजा क्या निकला? बहुत बड़ा नतीजा निकला, बहुत अजीम शान नतीजा निकला। और वो नतीजा ये था कि इस जंग बदर के वतन से उस मुमलकत का ज़हूर हुआ जो देखते ही देखते दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन गई, जिसने 2 सुपर पावर्स को, उस वक्त की दोनों सुपर पावर्स को पछाड़ दिया। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़ेर कमान पर्शिया की सल्तनत, जो 2 बड़ी आलमी ताकतों में से, 2 सुपर ताकतों में से एक ताकत थी, मुकम्मल ख़त्म हो गई, उसका वजूद और नामो निशान तक मिट गया। जबकि दूसरी सल्तनत थी रोमन एम्पायर, जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है, यानी कि रोमन एम्पायर का मशरकी हिस्सा जो बट गई थी 2 रियासतों में, और मगरबी रोमन एम्पायर छोटी हो गई थी, और असल सुपर पावर जो थी वो पर्शियन की थी, और दूसरी ये रोमन बाइजेंटाइन जिनको हम कहते हैं ये थी। तो हज़रत उमर ने बाइजेंटाइन सल्तनत का ख़ात्मा तो नहीं किया, लेकिन उसे आधा कर दिया। यानी उसके कब्ज़े से शाम का इलाका छीन लिया, मगरबी इराक़ का इलाका छीन लिया, मौजूदा तुर्की का कुछ इलाका छीन लिया, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन ये इलाके छीन लिए, और मिस्र का इलाका छीन लिया। जिसके बाद रोमन सल्तनत जो थी ये आधी अधूरी, लूली और लंगड़ी हो गई, यानी इसको अदम हुआ कर दिया, आधी सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया। एक ही शख्स ने, हज़रत उमर फ़ारूक ने, एक सल्तनत मुकम्मल साफ़ कर दी और एक सल्तनत आधी साफ़ कर दी, और दुनिया की वाहिद सुपर पावर जो थी उसका दारुल हुकूमत था मदीना मुनव्वरा। ये जंग बदर के अंदर से ये सब कुछ बरामद हुआ। और उससे पहले आपने देखा कि जंग बदर के बाद फिर सारा जज़ीरा नुमाए अरब दिनों में छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद बहुत सारे इलाके किसी जंग के बगैर ही फतह होते चले गए, और पूरा अरबस्तान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में मुत्तहद मुल्क बन गया। और उनके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, और उनके दौर में ये जो सरहदें थी वो मुस्तहकम हुई, बगावतों और शोरशों का ख़ात्मा हुआ, और हज़रत उमर ने आकर इसे, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के फ़ौरन बाद मदीना की रियासत दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन गई, बल्कि सुप्रीम पावर बन गई। तो ये जंग बदर था जिसका स्पेक्ट्रम इतना छोटा था। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 4 रोज़ा जंग में आखिर ऐसा क्या था कि दुनिया का नक्शा बदल गया।
4 रोज़ा जंग, 4 रोज़ की जंग तो कोई बड़ी जंग होती ही नहीं है। और इस जंग में ना तो किसी मुल्क की फ़ौज ने हथियार डाले, ना ही कोई शहर तबाह हुआ, ना ही कोई टैंकों के वो जो झमकटे थे वो मलबे के ढेर में बदले, ना बर्री तसादम हुआ कोई इतना बड़ा, ना किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क का कोई बहुत बड़ा रकबा छीन लिया। तो फिर इस 4 रोज़ा जंग के अंदर से इतना कुछ क्या निकला? तो बात यह है कि हुजम नहीं, वॉल्यूम नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, बल्कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखना पड़ता है। और इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने इलाके में सुपर पावर, मिनी सुपर पावर होने का दावा करने वाले भारत का सर नीचा कर दिया और दुनिया की नज़रों में भारत की वो वक़्त नहीं रही जो पहले थी। और एक नई हकीकत ये उभर कर आई कि एक दुनिया का सबसे बड़ा फ़ौजी ब्लॉक हमारे सामने है चीन की क़यादत में। और पाकिस्तान और चीन और पाकिस्तान, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब चीन और पाकिस्तान इत्तेहादी नहीं रहे, ये इंटीग्रेट हो गए हैं। कम से कम मिलिट्री ताकत की हद तक ये मरबूत हो गए हैं। ये जिसको मुहावरतन कहा जाता है ना कि यक जान दो कालब, और इसकी बुनियाद है सी पैक। अब जो सी पैक जो है ये अब सिर्फ तिजारती शाहराह नहीं रही है, ये एक जंगी मोटरवे भी बन गई है जिसकी शान व शौकत और जाह जलाल अब आप अनकरीब देखेंगे। ये नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह का लफ्ज़ कहना ज़रूरी है कि क्योंकि फैक्ट की बात जो है कि वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता। तो इसी हवाले से पाकिस्तान के शुमाली इलाके में, सबसे ज़्यादा शुमाली इलाके में जहाँ क़राक़रम के पहाड़ हैं, जहाँ पाकिस्तान, इंडिया और चीन की सरहदें मिलती हैं और जहाँ अफ़गानिस्तान भी अटैच है, तो इस 4 मुल्की संगम में 8000 मीटर की बुलंदी पर, बल्कि इससे भी ज़्यादा की बुलंदी पर, ये तो चोटियों की बुलंदी है ना, इसके ऊपर जो हवाई जहाज़ों ने मशक़ें की हैं वो तो मज़ीद बुलंदी पर थी। तो वहाँ एक जंगी मुज़ाहरा हुआ है, जंगी ताकत का ज़हूर हुआ है, और वो ये है कि चीन के जदीद तरीन J-35A तैयारों ने मशक़ें की हैं और इन तैयारों के पायलट थे पाकिस्तानी। ये है वो बात जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और यूरोप और अमेरिका, दुनिया से मुराद यही मुल्क हैं, यूरोप और अमेरिका या इंडिया कह लें, बाकी मुल्क तो यानी बड़ी हद तक आलमी जो पावर प्ले है उससे बाहर हैं। जनूबी अमेरिका बर्र-ए-आज़म की कोई इतनी अहमियत नहीं है, और अफ्रीका भी ला ताल्लुक़ है। मशरक़ी एशिया में भी उस तरह का कोई हमें वो नज़र नहीं आता कि वो दंगल के तमाशाई हों। तो यूरोप है तमाशाई, और अमेरिका है तमाशाई, और कनाडा है तमाशाई, और भारत है तमाशाई। और तमाशा क्या हो रहा है कि एक नए जंगी इत्तेहाद बल्कि इंज़िमाम ने जन्म लिया है। और J-35A ग्रेड के तैयारे अमेरिका के पास भी नहीं है। ये मैंने रिपोर्टें पढ़ी हैं आलमी दिफाई माहिरीन की, जिनमें ये साबित किया गया है, ये दिखाया गया है कि अमेरिका के पास जो फैटल तरीन तैयारा है F-35, J-35A उससे 2 हाथ आगे है, और अब ये पाकिस्तान के पास है। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को 40 तैयारे अनकरीब मिलने वाले हैं, लेकिन अंदर की बात कौन जानता है कितने तैयारे पाकिस्तान के पास आ चुके हों। क्योंकि ये ख़बर भी आपने सुन ली होगी कि जिन तैयारों ने मशक़ें की हैं उनमें से एक जहाज़ जो क़राक़रम के उस इलाके पर मशक़ें कर रहा था, बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था जो भारतीय सरहद से बिल्कुल मुल्हिक़ है, वहाँ वो तैयारा पाकिस्तान के सब्ज़ रंग के परचम में लिपटा हुआ था, पेंट किया हुआ था। पाकिस्तान का परचम पूरे जहाज़ पर पेंट किया गया था। यानी वैसे तो रवायत ये है ना कि जहाज़ की जो रडर होता है उस पर परचम पेंट कर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये इंडियन एयरफोर्स का है या पाकिस्तानी एयरफोर्स का है या US एयरफोर्स का है। और जहाज़ के जो होता है मेन हिस्सा जो, उसमें एक झंडा भी लगा होता है मुल्क का। लेकिन ये जहाज़ जो था ये पूरे के पूरे दुम से लेकर सर की नोक तक पाकिस्तानी परचम पेंट किया गया था। और ये एक मैसेज था कि F-35 पाकिस्तान है, F-35 चीन है, और दोनों मुल्क चीन और पाकिस्तान इस
जंगी मैदान में और सी पैक के मैदान में अब ये दो इत्तेहादी मुल्क नहीं रहे हैं। अब इनका ये दोनों मंसूबे जो हैं, इन दोनों के ये मुश्तरका मंसूबे हैं। यानी ये जिस तरह एक घर का एक मंसूबा होता है ना, ये वो मंसूबा है। ये पार्टनरशिप से बात आगे निकल गई और उसके बाद यूरोपीय मुबस्सरीन भी हैरान है। और यूरोपीय मुबस्सरीन ने कहा है कि ये तो चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं। और भारत के एक साबिक एयर मार्शल ने ये कहा कि इस मुजाहरे के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़न नहीं रहा, ताकत का तवाज़न बदल गया है। यानी जो पहले सूरत हाल थी बदल गई है, इनकलाबी मोड़ मुड़ गई है। यानी भारत अब पलड़ा उसका भारी नहीं रहा, पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो गया। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भारत के वार रूम में इस खबर पर क्या फ़ज़ा होगी। शोक की फ़ज़ा भी है, हैरत की फ़ज़ा भी है, सदमे की फ़ज़ा भी है और मायूसी की फ़ज़ा भी है। वैसे भारत से जंग के लिए तो 10 J-35 काफ़ी थे, लेकिन पाकिस्तान 40 तैयारे ले रहा है और ये कोई अगले साल नहीं आ रहे। ये बड़ी मुख्तसर मुद्दत में चंद हफ्तों के अंदर इनकी डिलीवरी हो जाएगी। और इस सिलसिले में जो खुफिया बात अब सामने आई है कि इन तैयारों की और दूसरे मामलात में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मशक़ें, खुफिया तावन के मामलात चल रहे थे, जिनकी मुखबरी अमेरिका की CIA को भी नहीं हो सकी, भारत की राह को क्या होती। तो ये जनाब वो सूरत हाल है जिसमें अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनकर उभरा है कि इसकी वजाहत के लिए एक भारतीय TV एंकर का मैंने प्रोग्राम सुना, 2 मिनट ही सुना। तो उसमें वो कह रहा था कि ये क्या चक्कर है कि अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान की नाज़बरदारियाँ कर रहे हैं और भारत को नो लिफ्ट बल्कि भारत को झाड़ें पिला रहे हैं, भारत को डांट पिला रहे हैं, भारत को उसने कहा कि भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत की तौहीन और इंसल्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की नाज़बरदारी कर रहे हैं। तो नाज़बरदारी का मतलब ही ये है कि पाकिस्तान की पोजीशन अब इस तरह की हो गई है जिसका हमने भी नहीं सोचा था। हम तो चंद महीने पहले तक हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तो बेयारो मददगार है और उसकी वजह वो फ़ज़ा थी जो पाकिस्तान में भारत और इसराइल की मुश्तरका प्रॉक्सी PTI ने पैदा कर रखी थी। मईशत को तबाह कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, कौमी इंतशार पैदा कर दिया था। तो वो तो सब कुछ कंट्रोल में आ गया और उसके बाद अब ये नई चीज़ ज़ाहिर हुई है, दुनिया में एक नई सुपर पावर का ज़हूर हुआ है जो आज से चंद महीने पहले तक का अगर कोई कहता कि चीन अमेरिका की जगह ले लेगा तो उससे हम यही कहते हैं कि भाई सब्र करो, इतनी जल्दी ना करो, कुछ टाइम गुजरने दो। अभी हालात ने पता नहीं क्या क्या पलटे खाने, फिर कहीं जाकर फैसला होगा कि चीन बड़ा है कि अमेरिका। लेकिन फिर देखा आपने कि अक्सर हालात तब्दील हुए और अब अमेरिका को एहसास हो गया है कि चीन वो नहीं है जो मैं समझता था। अब सूरत हाल ये यहाँ तक पहुँच गई है कि वर्ल्ड मीडिया में ये चीज़ें आने लगी हैं कि अगर चीन कल कलाम ताइवान पर हमला कर दे तो क्या अमेरिका ताइवान को बचाने आएगा। ये सवाल इससे पहले उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो नाज़रीन, ये है वो सूरत हाल जिसने चौंका कर भी रख दिया है, जिसने और पाकिस्तानियों के हौसले बढ़ा दिए हैं और दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं। अब एक साहब कह रहे थे कि ये सब हाफिज़ आसिम मुनीर की करामात है। मैं कहता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सियासतदानों के चीन के साथ वो राब्ते बड़ा अहम किरदार अदा करने के ज़िम्मेदार हैं जो कई बरस से जारी थे, जिनको बीच में आकर इमरान खान ने कट कर दिया। उस आपके इल्म में है ना कि CPEC को इमरान खान ने ख़त्म कर दिया था और इमरान खान के जाने के 1.5 साल बाद तक भी उस पर काम बहाल नहीं हुआ था। इतना ज़्यादा उसको तबाह किया था इमरान खान ने। तो नाज़रीन, इस मौजू पर 6-7 पॉइंट और भी मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा और मुझे पता है कि आप इमरान खान के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुनना चाहते हैं। बहुत कुछ इस बारे में भी कहने को है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। सिर्फ एक मुख्तसर बात करूँगा कि अलीमा ख़ान, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली अम्मा जान, और कल वो अदालत के बाहर अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए उसने जो कुछ कहा वो इमरान खान के लिए भीख मांगने पर उतर आई है। INRO तो लफ्ज़ ही बड़ा छोटा है। उसने कहा कि फ़ौज हमें बताए कि इमरान खान का कसूर क्या है, आखिर इमरान खान को क्यों पकड़ के रखा हुआ, क्यों उसे छोड़ने रहे। फ़ौज हमें बताए कि वो क्या चाहती है, इमरान खान उसे क्या दे, या इमरान खान कौन सा काम करना बंद कर दे जिसके बाद इमरान खान की रिहाई हो सके। और फ़ौज बताए कि
इमरान खान को छुड़वाने के लिए इसका कौन सा मुतालबा मानना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर भीख और क्या हो सकती है, अगर हो सकती है तो बतलाइए। मेरे ख्याल में तो इससे बढ़कर भीख नहीं हो सकती। और बाकी ये बातें हैं कि मैं 100 साल भी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, अगर ऐसी बात होती तो हर रोज़ ये फरमाइशें ना होती कि मुझे फ़लाँ चीज़ भी दो, मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही। और जानने वाले जानते हैं कि जब गंडापुर और इस तरह के गौहर ख़ान जो भी है, वो जब इमरान खान के पास आते हैं तो इमरान खान उनसे क्या कहता है, वो यही कहता है कि खुदा के लिए कोई मुज़ाकरात का रास्ता खोलो, कोई मेरी बातचीत कराओ। ये दुनिया का कैसा इनकलाबी लीडर है कि जो इनकलाब फ़ौज से पूछ कर लाना चाहता है। हालत इनकी पतली है। कल हाई कोर्टों के बाहर इनकी क़यादत ने, उमर अयूब ने, अलीमा ख़ान ने और वो पता नहीं कौन कौन सी लीडरों ने, वो क्या है, वो सरगोदे वाला है कि फैसलाबाद वाला के सरगोदे वाला है, वकास अकरम, उसने हर एक जगह पर फ़ोन किए कि कल बड़ी तादाद में हाई कोर्ट के बाहर पहुँचो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ा इज्तिमा करना है। बड़ा इज्तिमा क्या, 1.5 दर्जन आदमी नहीं आ सके। अरकान असम्बली, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली समेत 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग वहाँ नहीं थे। तो ये तो हालत है कि इनकी स्ट्रीट पावर ख़त्म हो चुकी है। इनके लिए जो हर किस्म के जो मस्बत जज्बात थे वो ख़त्म हो गए हैं और बहुत कुछ चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं जिनका PTI वालों को इल्म है कि उनको तो कहीं ज़ेरे बहस लाया ही नहीं जाता। पाकिस्तान की रियासत कुछ और अमूर पर गौर कर रही है। उनके इजलास होते हैं हुकूमत के, रियासत के, फ़ौज के, दूसरी बातों पर गौर होता है। इमरान खान का तो जिक्र नहीं होता। इस बात का इल्म इमरान खान को होगा, PTI के आम वर्कर को नहीं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।